हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण का ये क्वेश्चन और आंसर इसमें करवाया जाएगा। क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाएगा, अर्थात अम्ल, क्षार एवं लवण का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड है, उस सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी चैप्टर के लास्ट में एक अध्याय एक नज़र में, मतलब ये जितने भी पॉइंट है यहाँ पे वो सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप लोग समझेंगे और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके पहले जितने भी है अगर आपको अच्छा से याद नहीं होगा तो समझिए कि ये जितने भी ये जितना सारा पॉइंट दिया हुआ है ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए इस जितने भी ये सब जो पॉइंट दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करे उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस पदार्थ को हम लोग सूचक कहेंगे, ठीक है। और सूचक रंजक या रंजकों का मिश्रण है। पूछता है क्वेश्चन कि सूचक किसका मिश्रण है, तो सूचक जो है वो रंजक या रंजकों का मिश्रण है, ठीक है। सूचक किसका मिश्रण है, तो रंजकों का मिश्रण है, ठीक। और एक यहाँ पे पॉइंट है कि लिटमस प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक है। लिटमस कैसा सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है। और मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन जो है वो संश्लेषित सूचक है, ठीक है। लिटमस प्राकृतिक सूचक था और मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन संश्लेषित सूचक है, अर्थात कृत्रिम सूचक है, ठीक है। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। अम्ल जो है वो जल में घुलकर कैसा आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन H+ देता है, ठीक है। और क्षारक जो है वो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ठीक है, अर्थात OH- देता है, ठीक है, OH- देता है। अम्ल जो है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा और क्षारक जल में घुलकर OH- अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ठीक है। और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। जितने भी क्षारक है उसको आप क्षार नहीं कह सकते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील है उसी को हम क्षार कह सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन विद्युत का चालक होता है, अर्थात उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन विद्युत का चालक होता है, ठीक है। जल में जितना भी है अम्ल हो या क्षार हो, अगर वो जल में घुलनशील है तो वो विद्युत का चालक होगा, ठीक है, क्योंकि ये आयनों में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। जितना भी जो अम्ल है और जितना क्षार है वो विद्युत का चालक किस लिए होता है, क्योंकि वो आयनों में विभक्त हो जाता है। आयन कहने का मतलब घन आयन और ऋण आयन, मतलब वो प्लस या माइनस में टूट जाते हैं। इसी कारण से जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन जो होता है वो चालक होता है, ठीक है, विद्युत का चालक होता है। अगला पॉइंट की ओर चलिए। अगला पॉइंट है, अम्ल एवं क्षारक, कौन कौन, अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है आपके प्रश्न में एग्जाम में कि अम्ल एवं क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो लवण और जल बनाता है, ठीक है। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया को, मतलब अम्ल और क्षारक जो अभिक्रिया किया और लवण और जल बनाया, तो उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस एवं संगत लवण बनाते हैं, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि जो अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा
और साथ में क्या बनाएगा, तो लवण भी बनाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस एवं संगत लवण बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस, जल एवं संगत लवण बनाते हैं। इसमें फिर से बोला जा रहा है कि अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और लवण बनाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ बनाता है। जब अम्ल जो है, अगर अम्ल धातु से अभिक्रिया किया, अर्थात अम्ल जो है वो सिर्फ धातु से अभिक्रिया किया तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और साथ में लवण बनाएगा। लेकिन वही अम्ल अगर धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया अगर कर लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाएगा, जल भी बनाएगा और साथ में लवण भी बनाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है क्षारक धातु से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षारक जो है वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, कौन गैस बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस, वो भी अम्ल भी था जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बना रहा था। क्षारक भी जो है वो धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, क्षारक सभी धातुओं से अभिक्रिया नहीं कर सकती। ठीक है, जितना भी क्षारक है उस, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है आपसे प्रश्न में कि क्षारक सभी धातु से अभिक्रिया कर सकता है या नहीं, तो नहीं, क्षारक जो है वो सभी धातु से अभिक्रिया नहीं कर सकती। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि क्षारक सभी धातु से अभिक्रिया नहीं करेगा। अगला पॉइंट है पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म आपको बताए होंगे हम पहले क्लास में कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन ऑप्शन में ना रहे तो आप पावर ऑफ हाइड्रोजन को भी आंसर मतलब टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ की सांद्रता की माप होता है। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि पीएच स्केल जो होता है वो किसी भी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है। ठीक है, पीएच स्केल से अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। पीएच स्केल से हम लोग अम्ल और क्षारक की प्रबलता की जांच कर सकते हैं कि मतलब अम्ल कितना ज़्यादा प्रबल है, कितना ज़्यादा मतलब वीक है, और क्षारक कितना ज़्यादा प्रबल है और कितना ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो पीएच स्केल से हम इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पीएच स्केल जो होता है वो अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। ठीक है, और पीएच का जो परास होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएच का परास 0 से 14 तक होता है। ठीक है, पीएच का परास कितना होता है, तो 0 से 14 तक होता है। ठीक है, पीएच का परास अर्थात पीएच वैल्यू जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। ठीक है, 14 तक होता है, 14 तक होता है। अगला पॉइंट उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। 7 है मतलब वो उदासीन है। अगर 7 से कम है, लिखा हुआ है इसमें देखिए, अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होगा। ठीक है, 7 है तो वो उदासीन है, 7 से कम है तो क्या हो गया, अम्लीय हो गया। और वही अगर क्षारीय विलयन है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है सभी जीवों में रिडॉक्स अभिक्रिया पीएच की एक निश्चित सीमा होती है। बिल्कुल, जितना भी जीव है उस सभी में रिडॉक्स अभिक्रिया होता है और उसमें पीएच की जो एक निश्चित सीमा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट सांद्र अम्ल एवं क्षारक को जल में धीरे धीरे जल को हिलाते हुए मिलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए एक ऊष्माक्षेपी होता है और एक ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माशोषी वो होता है जो ऊष्मा को ग्रहण करता है और ऊष्माक्षेपी होता है वो जो ऊष्मा देता है। जो ऊष्मा देगा उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे और ऊष्माशोषी एक होता है ऊष्माशोषी कहने का मतलब ऊष्मा को ग्रहण करेगा। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है सांद्र अम्ल कहने का मतलब मोटा अम्ल। सांद्र मतलब मोटा होता है और तनु मतलब पतला होता है। तो वही बोल रहा है कि अगर सांद्र अम्ल अर्थात कि
मोटा अम्ल एवं क्षारक मतलब सांद्र अम्ल और क्षारक को जल में धीरे धीरे जल को हिलाते हुए मिलाना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अगर आप धीरे धीरे नहीं मिलाइएगा तो ऊष्मा को वो ज़्यादा मतलब त्याग कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप सांद्र अम्ल एवं क्षारक को जल में धीरे धीरे और जल से हिलाते हुए मिलाना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अगला पॉइंट है साधारण नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, ठीक है। साधारण नमक हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धोवन सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ का ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला पॉइंट है साधारण लवण, साधारण लवण, ठीक है, सोडियम क्लोराइड साधारण लवण है। मतलब वही बोल रहा है कि साधारण लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कलोर क्षार प्रतिक्रिया कहते हैं। कौन सा प्रतिक्रिया कहते हैं? कलोर क्षार प्रतिक्रिया। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और एक साधारण लवण है जो जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा NaCl में, तो वो विघटित होकर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मतलब लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। अब चलिए ये था एक मतलब क्या बोलते हैं अम्ल एवं क्षार एवं लवण का एक जितना भी जो अध्याय नज़र में मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता था इसमें दिया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी सारे पॉइंट हैं आपको समझ में आया होगा और आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, आगे चल के बहुत मतलब एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब ये कुछ जो क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं जो हम मतलब लेकर के आए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और छाटा हुआ प्रश्न है और सब NCERT पे बेस्ड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देना है आपको। ये 2 अंक का प्रश्न में आ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो इसका उत्तर हम लोग देंगे, ठीक है। मतलब पूछ रहा है इसमें कि पीतल और तांबा के बर्तन में दही और खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि देखिए दही और खट्टा पदार्थ में अम्ल होगा, जितना भी खट्टा पदार्थ होता है उसमें अम्ल होता है, और अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया कर देता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है, ठीक है, और लवण बना लेता है, जिससे जो पदार्थ जो आप रखिएगा वो खाने का योग नहीं रहता। वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम, आंसर में हम यह लिखेंगे कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। जितने भी खट्टा पदार्थ होता है उसमें आप जानते हैं उसमें अम्ल होता है। दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, ठीक है। अम्ल जो है वो धातु से विक्रिया करेगा, अम्ल धातुओं से, धातु कहने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य ये है कि पीतल एवं तांबा, ठीक है, पीतल एवं तांबा धातु, मतलब ये जितना भी पीतल तांबा है वो धातु का बर्तन है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अम्ल जो है वो धातुओं अर्थात पीतल एवं तांबा से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके लवण एवं
लवण एवं हाइड्रोजन गैस, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिससे पदार्थ, आप साथ में नोट करते चलिएगा तो बेहतर होगा, जिससे पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है, ठीक है, नहीं रहता है, ठीक है। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि साथ ही बर्तन ही मतलब खराब हो जाता है, साथ ही बर्तन संक्षारित हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, ठीक है, उसमें खाना रखने योग्य आप नहीं रख सकते हैं उसमें, साथ ही बर्तन संक्षारित हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। पूछा गया था पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। ये इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होता है, और जो अम्ल है वो धातु से भी क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेगा, जिससे पदार्थ जो है वो खाने योग्य नहीं रहता है, साथ ही बर्तन संक्षारित हो जाता है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें बोल रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जलीय विलयन में जो अम्ल है वो विद्युत का चालन क्यों होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो इसका भी उत्तर हम लोग देंगे, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन का विद्युत का चालन करता है, ये इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जल में घुलकर जो है वो आयन का निर्माण करता है, अर्थात घन आयन और ऋण आयन इसका निर्माण करता है, इसीलिए अम्ल जो है वो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अम्ल जो है वो जल में घुलकर आयनों कहने का मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि धन एवं घन आयन एवं ऋण आयन का निर्माण करता है, ठीक है। अम्ल जो है वो जल में घुल जाएगा तो आयन का निर्माण करता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है वो जल में घुलेगा तो वो H+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है। इसीलिए जो ये अम्ल है वो जल में घुलकर वो विद्युत का चालन करता है, ठीक है। और आप ले सकते हैं H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जल में घुलकर 2 हाइड्रोजन मतलब H+ यहाँ पे भी देगा और SO4 यहाँ पे डबल माइनस के रूप में निर्माण करता है, ठीक है। आप एक और ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे HNO3 जब जल में घुलेगा तो वो H+ और NO3- का निर्माण करता है, ठीक है। अर्थात आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं सब में आयन का निर्माण हुआ है, प्लस और ये माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस। तो इसी के वजह से मतलब ये जल में घुलकर जो अम्ल है वो आयन का निर्माण कर देते हैं, अर्थात घन आयन और ऋण आयन का निर्माण कर देते हैं, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन जो है वो विद्युत का चालन हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझे होंगे और ये प्रश्न जो है वो बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया, अर्थात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है CaOCl2 यौगिक है, इसका प्रचलित नाम क्या है। मतलब ये पूछ रहा है डायरेक्ट कि इसका
फॉर्मूला ये मतलब किसका है, तो ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है, ठीक है। विरंजक चूर्ण, इसका प्रचलित नाम यही है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये भी 2012 में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड का और NCERT बेस्ड है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप रूप में POP कहते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए यहाँ पे समीकरण पूछ दिया और ये प्रश्न जो है वो 2014 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, और ये जो पॉइंट है ये हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर देते हैं। उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका समीकरण लिखना है, ठीक है। उसका समीकरण है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O, और यहाँ पे 3/2 पानी लेता है, 3/2 H2O लेता है, और ये निर्माण करता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। ये जल से अभिक्रिया हो गया। या एक यहाँ पे हम और पॉइंट लिखवाए थे कि 2CaSO4 इंटू H2O, और ये 3H2O, ठीक है, और ये 2 इंटू CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, यही निर्माण करता है। अर्थात ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके इसका समीकरण यही है, ठीक है। तो या आप ये लिख सकते हैं या आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो समीकरण है वो आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण, 2 उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में आज ही समझे हम लोग, वो जो पॉइंट हम लोग समझा रहे थे इसका आंसर देते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, सबसे पहले तो इसका आंसर देना होगा। तो आप पढ़े होंगे कि अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, तो उसी चीज़ को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे लिखना होगा कि अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और किसका निर्माण होता है, लवण तथा जल बनता है, ठीक है, लवण तथा जल बनता है, और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे, 2 उदाहरण के लिए भी पूछ रहा है। उदाहरण, पहला उदाहरण है NaOH, ये क्षार हो गया, ठीक है, क्षारक, और HCl ये हो गया अम्ल, मतलब अम्ल और क्षारक मिलके लवण और जल का निर्माण करेगा। तो लवण के रूप में हम लोगों को NCl प्राप्त होता है, NaCl, और H2O, लवण और जल का निर्माण हो गया, इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं कि CaOH2, ये हो गया क्षार, लवण ले लेते हैं H2SO4, ठीक है। जब आप इसको अभिक्रिया करवाइएगा CaSO4 बनेगा और H2 अर्थात जल का निर्माण होगा, अर्थात लवण और जल, ये सब जितना भी बन रहा है इधर लवण और जल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि क्षारक और अम्ल या क्षारक मिलकर के लवण और जल का निर्माण करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आप समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताना है, ठीक है। धोवन सोडा, बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताइए। उत्तर में लिखेंगे हम लोग
धोवन सोडा का उपयोग, सबसे पहले हम लोग धोवन सोडा का उपयोग लिखेंगे। धोवन सोडा का उपयोग, धोवन सोडा का उपयोग, ठीक है। पहला में हम लोग धोवन सोडा का उपयोग करते हैं जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, ठीक है, दूर करने में, ठीक है। दूसरा हम इसका उपयोग लिख सकते हैं घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में। धोवन सोडा का उपयोग 2 पूछा था, साफ सफाई में 2 हम लोगों ने लिख दिए, ठीक है। सबसे पहला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज है इसका, धोवन सोडा का। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है और घरों की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग लिखेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग, हालांकि ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब पिछले वीडियो में ज़्यादातर बताया जा चुका है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं सोडा अम्ल अग्निशामक में, ठीक है। ये याद करने वाला चीज़ है, अग्निशामक में। ये जितना ये दोनों जो यूजेज है धोवन सोडा और बेकिंग सोडा का, आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 2014 के बिहार बोर्ड एग्जाम में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ 5 या 6 प्रश्न देखे लघु उत्तरीय जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण का। और ऑब्जेक्टिव टोटल इसमें 54 प्रश्न हैं। देखिए इसमें 54 प्रश्न होगा और 54 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 54 प्रश्न इसका याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं इस चैप्टर से एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा है पोटास एलम यानी कि फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र होता है। मतलब फिटकिरी का सूत्र पूछ रहा है इसमें, तो फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 के होल 3 24H2, ठीक है। तो 2 का भी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र अर्थात अनुसूत्र पूछ रहा है, तो बेकिंग सोडा का भी सूत्र होता है NaHCO3, अर्थात इसका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, NaHCO3। ग्लूकोज, 4 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वां प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। जितना भी प्रश्न है आप देख सकते हैं इस साइड में, ये सब पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है, 2016, 2014, 2015। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, अर्थात ये सूत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको सूत्र तो याद करना ही होगा, कम से कम इसमें जितना दिया हुआ है वो याद कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। अगला प्रश्न भी सूत्र से है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, अर्थात 6 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। खड़िया चुन्ना पत्थर बोला जाता है इसको। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 7 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। 8वां प्रश्न है नीला थोथा तुतिया भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, नीला थोथा को तुतिया भी बोला जाता है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र अर्थात तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है
ये 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 का बी। 9 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र पूछ रहा है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र पूछ रहा है। Na2CO3 होता है, Na2CO3, CO2 नहीं CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, ठीक है। 9 का ए आंसर। 10 है, सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जा रहा है। H2SO4 होता है, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। 10 का बी। 11, कौन लवण है, इसमें पूछ रहा है कि कौन लवण है। देखिए इसमें लवण पूछ रहा है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो ये तो अम्ल हो गया, और पूछा जा रहा है क्या यहाँ पे कि लवण क्या है, तो ये तो अम्ल है। NaOH लग गया, OH लग गया, तो ये सब तो दोनों तो क्या हो गया, ये क्षार हो गया, तो बच गया ये, अर्थात K2SO4 ये जो है ये लवण है, अर्थात 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 12, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। देखिए अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 12 का भी 7 से कम, 7 से अधिक होगा तो वो अम्लीय नहीं, वो क्षारीय हो जाएगा, और जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो 12 का बी हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 13, उदासीन जल का pH होता है तो 7 के बराबर होता है, अर्थात 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 7, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो हम आपको बताए थे एक ट्रिक कि अनीला, ठीक है। अनीला, अनिल से आप याद कर सकते हैं, अनीला, या ABR या BRB हम लोग ध्यान में रखे थे, ठीक है। ABR और BRB हम आपको बताए थे। BRB मतलब A से एसिड, B से बेस। एसिड जो है वो ब्लू टू रेड करता है, अर्थात अनीला से भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि आ से अम्ल और नी से नीला और ला से लाल, अर्थात अम्ल जो है वो नीला से लाल करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई विलयन नीला से लाल कर रहा, तो नीला से लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और अम्ल का pH मान क्या होता है, तो 7 से कम। तो 7 से कम ऑप्शन में देखिए सिर्फ 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी जितना भी है वो 7 है या 7 से अधिक है, ठीक है। तो हमको तो ये अम्ल करता है नीला लिटमस पत्र को लाल, तो अम्ल का pH मान होता है 7 से कम, और 7 से कम ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का ए। 15 का बोल रहा है कि कौन भस्म नहीं है, कौन भस्म नहीं है, ठीक है। कौन भस्म नहीं है, तो देखिए KOH, OH लग गया, और ZNO ये भी भस्म है, लेकिन NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl ये भस्म नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 15 का डी। 16, कौन लवण है, इसमें लवण कौन है जे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें लवण है बी, NaCl, ठीक है। NaCl लवण है, और HCl जो हो गया ये अम्ल हो गया, और ये OH लग गया तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया OH लग गया तो क्षार हो गया, ठीक है। तो 16 का NaCl अर्थात 16 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 17, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पूछ रहा है, अर्थात प्रबल भस्म कौन है इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 का बी। बाकी सभी देख लीजिए वो प्रबल भस्म नहीं होगा, ठीक है। NaOH आपको बताए थे, और KOH ये दोनों प्रबल भस्म है, ठीक है। तो NaOH अर्थात 17 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कौन अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है इसके बारे में पूछ रहा है कि अम्ल कौन नहीं है। HCl तो अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये है। KOH जो है वो क्षार है, अम्ल नहीं है, ये क्षार है, इसलिए अम्ल नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो 18 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में अम्ल है, अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन अम्ल है। तो अम्ल है H2SO4, साफ साफ दिखाई दे रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो 19 का बी आंसर। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है, दूध से दही बनना ये कौन सा प्रक्रिया होता है, अपघटन होता है, नहीं, प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, उत्सर्जन होगा नहीं, किण्वन हो सकता है, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 21 नंबर प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट
के जलीय घोल मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये पीला रंग देता है, ठीक है, पीला रंग हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट को जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, 21 का ए। अगला प्रश्न 22 है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है, बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। जो लिटमस है वो किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन नामक एक पौधा होता है, उससे लिटमस का प्राप्ति होती है जो बैगनी रंजक का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न 23। किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव, कोलाइडी विलियन जो है वो टिंडल प्रभाव से ही संबंधित रखता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7। या अर्थात शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, वो उदासीन, अर्थात शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 24 का सी आंसर, ठीक है। 25 देखेंगे हम लोग। 25 में बोल रहा है निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो सबसे अधिक अम्लीय वो होगा अम्लीय जो 7 से कम हो, और 7 से जितना कम होगा उतना ही अम्लीय होगा। तो 7 से कम तो एक यहाँ पे 5 है और एक है, और सबसे अधिक बोल रहा है अर्थात जिसका पीएच वैल्यू 1 होगा और सबसे ज़्यादा अम्लीय अधिक अम्लीय होगा, ठीक है। तो इस प्रकार 25 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है 26। बोल रहा है कि PbOH और NO3 किस प्रकार का लवण है। PbOH और NO3 किस प्रकार का लवण है। तो ये OH आ गया तो समझिए कि क्षार की ये लवण है, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 है हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। जो मतलब हमारा बॉडी है वो पीएच मान के किस परिसर में हमारा जो बॉडी है वो सही तरीके से काम करता है, ठीक है। तो 7 से 7.8, ठीक है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 7 से 7.8 के बीच में हमारा जो शरीर है वो सही तरीके से कार्य करता है, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा आंसर सी। 28 नंबर पूछ रहा है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए, ठीक है। मतलब अम्ल वर्षा कितना पीएच मान हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि वो अम्ल वर्षा है, ठीक है। तो 5.6 से कम हो जाए तब हम बोल सकते हैं कि वो अम्ल वर्षा है, ठीक है। अर्थात 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम तो यहाँ भी हो जाए लेकिन 7 से कम नहीं, लगभग 5.5 से कम हो, अर्थात 5.6 से कम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो अम्ल वर्षा है, ठीक है। 28 का बी आंसर, ठीक है। 29 है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन की श्रेणी में आता है, ठीक है। 29 का ए आंसर, ठीक है। 30 है हमारा शरीर पीएच के किस परास के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर है वो पीएच के किस परास के बीच कार्य करता है। तो एक सेकेंड, एक प्रश्न तो यहाँ पे भी आया था, हमारा शरीर जो है वो पीएच के किस परास के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर है, एक सेकेंड, इधर ही था कहीं पे, हमारा जो शरीर है वो पीएच के, हमारा शरीर पीएच में किस पर सही तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पे 7.7 से 7.8, 7 से 7 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हमारा शरीर पीएच के किस परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8, ठीक है। 31 है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है। क्षारक, ठीक है, अर्थात 7 से अधिक होना चाहिए। तो 7 से अधिक इसमें सिर्फ 13 है। तो इस प्रकार 31 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 32 कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल से नीला करता है क्षार, और क्षार 7 से ज़्यादा होगा पीएच मान, तो 7 से ज़्यादा इसमें सिर्फ 1 है, अर्थात डी आंसर। 33 का डी आंसर, ठीक है। 32 का डी आंसर। 33 नंबर है 33
निम्नलिखित में से किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? रवा जल कौन सा लवण में नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं रहता, बेकिंग सोडा, ठीक है। अगला प्रश्न है 34 है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होता है, ठीक है। 34 का सी आंसर। 35 है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है उदासीन। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो उदासीन होता है, ठीक है। अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, अर्हेनियस अम्ल जो है वो जलीय विलयन में H+ बढ़ाता है, ठीक है। H+ बढ़ाता है क्योंकि जो अम्ल होता है अर्हेनियस के अनुसार जल में घुलकर H+ देता है और क्षार जो होता है वो H- देता है। तो यहाँ पे अर्हेनियस के अनुसार अम्ल के बारे में पूछा है तो H+ अर्थात 36 का बी आंसर, ठीक है। 37 में देखते हैं हम लोग। 37 जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन तो आंशिक रूप में होता है। 37 का बी आंसर आंशिक रूप में होता है, ठीक है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन आंशिक रूप में होता है। 38 NaOH 10 ml विलयन और HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH उसी विलयन के 20 ml, HCl में उसी विलयन के कितनी मात्रा से पूर्णतः उदासीन होगा? तो 38 का यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, 16, ठीक है। 38 का डी आंसर। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं? अपच अर्थात आपको अनपच हो गया है तो उसका उपचार करने के लिए आप कौन से औषधि का प्रयोग करिएगा? तो एंटाएसिड प्रतियम, ठीक है। एंटाएसिड 39 का सी आंसर, ठीक है। 40 निम्नलिखित में किन अम्ल के गुण नहीं होते? अम्ल का गुण कौन सा नहीं होता है? तो अम्ल का गुण नहीं होता है, अम्ल के गुण नहीं होते। जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है यही तो नहीं होता है, लाल से नीला करता है क्षार ना कि अम्ल, तो अम्ल के गुण यही नहीं है अर्थात 40 का ए हो जाएगा, ठीक है। 41 होता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। जो जल में घुल जाता है भस्म उसको क्षार कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो 41 का बी आंसर हो गया। 42 है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल से अभिक्रिया करेगा तो किस चीज़ का निर्माण करेगा? तो कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जो जल से विक्रिया करके हमारे अंदर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर देता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी कोल्ड ड्रिंक है वो काफ़ी हानिकारक है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 अगला प्रश्न 43 एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है और निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? एक छात्र जो है वो परख नली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु मतलब पतला विलयन में सार्वभौम सूचक कुछ बूंद मिलाता है, ठीक है। तो कौन सा रंग देगा वही पूछ रहा है, तो इसका हरा रंग देता है, ठीक है। 43 का बी आंसर, ठीक है। 43 का बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? अर्थात दीवारों को पेंट करने में जो सफ़ेद रंग का होता है वो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो CaOH के हॉल्टो अर्थात 44 का बी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 45 है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? तो ये नीला से लाल कर रहा है अर्थात अम्ल है और अम्ल है तो 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम इसमें सिर्फ एक ही है अर्थात 45 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 46 है कि लवण Na2CO3 का जलीय pH मान क्या होगा? ठीक है। 46 का जलीय मतलब Na2CO3 का जलीय पीएच अनुपात 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होगा, ठीक है। 46 का बी आंसर, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, ऑक्जेलिक अम्ल हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? तो टमाटर से, ठीक है, टमाटर से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? ठीक है, तो
तो OH माइनस अर्थात क्षार, क्षारे जो है वो लाल को नीला कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 49, क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो गुलाबी होता है, गुलाबी। ठीक है, 49 का ए आंसर। 50, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका रंग होता है लाल। ठीक है, लाल। 50 का ए आंसर। 51, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक से कुछ बूंदे मिलाता है तो कौन सा रंग दिखाई देगा, तो हरा। ठीक है, 51 का बी आंसर। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है और ये 18 में पूछा गया प्रश्न है। 52 का बी आंसर, CaOH के होल 2। ठीक है, लवण Na2CO3 का जलीय pH मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। ठीक है, तो ये अम्ल, क्षारक एवं लवण का जितना भी मतलब 54 प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव, और ये 54 प्रश्न जो है वो काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है, इसलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं इस वीडियो के साथ। अगले वीडियो से आपको अगला चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।